हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और बच्चों, हमने अभी जो लास्ट क्लास लेक्चर पढ़ा था वो हमारा क्या था, जर्नल और लेजर के ऊपर। और मैंने कहा था क्या कि 1-2% आपका कुछ रह गया है जर्नल का, तो वो आज मैं कवर अप करवा दूंगा। उसके बाद बिल्कुल 100% आपका जर्नल एंड लेजर ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। छोटे मोटे 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है। तो वो ख़त्म होने के बाद 100% ख़त्म। फिर उसके बाद हम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चों का हाफ़ ईयरली जो है, कुछ स्कूलों में कैश बुक तक आता है और कुछ स्कूलों में आता है डेप्रीशिएशन तक। तो आपका एग्ज़ाम आने से पहले पहले हम आपका कोर्स पूरा कवर कर चुके होंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं तो कोर्स कवर करवा दूंगा, बट आपको अपनी प्रैक्टिस पूरी करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो नेक्स्ट वीक से आप लोग डाउट्स लेने इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्या, जर्नल एंड लेजर। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको क्या शो कर किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ बच्चे कहें सर ये तो पढ़ चुके हैं, हम दोबारा से पढ़ना है। नहीं, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में लास्ट में एक पॉइंट आपसे छुड़वाया था। मैंने कहा आगे जाके समझाऊंगा आपको वो पॉइंट, और वो टाइम अब आ गया है आपको वो पॉइंट समझाने का। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। तो ये बैलेंस शीट है क्या? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, बैलेंस शीट का मतलब ये होता है जिसके अंदर हम अपनी सारी की सारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को हम शो करते हैं। बैलेंस शीट जैसे मैंने आगे आपको अभी लेजर अकाउंट बनाना सिखाया ना, जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट बनाया, तो ये सारे जो आप अकाउंट बनाते हो, है ना, वैसे ही हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। ये देखो, ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट ऊपर लिखा होता है, इसका नाम बैलेंस शीट ही क्यों पड़ा मैं आपको ये भी समझाऊंगा। एज एट, आप जिस डेट की भी बैलेंस शीट बना रहे हो, लाइक आप 31 मार्च की बना रहे हो, तो यहाँ पे आएगा एज एट 31 मार्च 2020। अगर आप 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बना रहे हो तो आएगा एज एट 31 दिसंबर 2020। मतलब यहाँ पे ईयर आता है, सॉरी डेट आती है जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बनाते हो। और हमेशा एज एट या फिर एज ऑन करके ही लिखा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एज एट और एज ऑन क्यों लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बारी आती है नीचे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। ये कोई अकाउंट नहीं है, तभी हमने बैलेंस शीट अकाउंट नहीं लिखा। बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं है, ये हमेशा आप याद रखें। बैलेंस शीट जो होती है वो एक किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। सर ये फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं? बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। डेट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फर्म की पोजीशन कैसे पता पड़ती है? फर्म मतलब बिजनेस। किसी भी बिजनेस की पोजीशन अगर आपको जाननी हो तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटी से उसकी पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो फर्म बैलेंस शीट बनाती है अपनी पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन मतलब उसके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है, इसलिए ये कोई अकाउंट नहीं माना जाता। तभी याद रखना, बैलेंस शीट में कभी भी हम ऊपर डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते। ये याद रखना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है तो उसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं आता। बस इसके अंदर क्या आएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन से ही बैलेंस शीट को समझना है। अभी बैलेंस शीट तो बहुत बड़ी है। 11th का जो अभी लास्ट चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, डेट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 11th क्लास का लास्ट, तो उसके अंदर आपको बैलेंस शीट बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं। अभी जितना ज़रूरत है अभी मैं सिर्फ उतना ही समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन किया। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किया। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों एक जैसे होते हैं। ये वाली लायबिलिटी किसको शो करती है? आउटसाइडर से आपने कितना उधार लिया है। और कैपिटल क्या शो करती है? बिजनेस को, कि ऑनर ने बिजनेस को कितना पैसा दिया है। क्लियर है ना, ये सबको पता है। अब यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखो तो देखो, हमने बहुत सारे एसेट्स के कॉलम बनाए हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। लायबिलिटीज़ में भी एक कॉलम बना है क्रेडिटर, फिर कैपिटल। अब हमने ये जितनी भी एसेट्स बना रखे हैं, जितना भी एसेट्स का कॉलम बना रखा है हमने, है ना, लास्ट में जाके देखेंगे तो लास्ट में हमें ये पता चलेगा। एक मिनट जूम करके देखिए, तो ये लास्ट में, तो यहाँ पे टोटल दे रखा है आपको कैश का, फर्नीचर का, स्टॉक का, डेटर का।
ये लास्ट में हमें जितनी भी एसेट्स हमने ऊपर कॉलम बनाए हैं कोई भी जीरो नहीं है, सबका टोटल हमें यहाँ दे रखा है। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर का टोटल दे रखा है और कैपिटल का टोटल दे रखा है ये लास्ट में, यानी कि हमने इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं की हैं। तो बिजनेस के पास लास्ट में जो एसेट्स बची हैं वो इतनी बची हैं, लास्ट में इतनी लायबिलिटी बची है और लास्ट में इतनी कैपिटल बची है। क्लियर है? तो अब हमने इसी चीज़ को बैलेंस शीट में शो करना है। बहुत ईजी है। मतलब एक तरह से दोबारा से मैं कहूँगा कि चीटिंग कर रहे हैं, जैसे लेजर में चीटिंग कर रहे थे अब यहाँ पे भी कर रहे हैं। कैसे? ये देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले मैंने एसेट्स के कॉलम में जितनी भी मेरे पास एसेट्स हैं मैं सारी लिख दूंगा जो अकाउंटिंग इक्वेशन में है, जिसका कॉलम मैंने बना रखा है। तो सबसे पहले मैंने कॉलम बना रखा है कैश का, मैंने कैश लिख दिया। फिर मैंने बना रखा है किसका, मान लो स्टॉक का। फिर है मेरे पास डेटर्स। फिर है मेरे पास लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे फर्नीचर। और यहाँ पे मैं वही एसेट्स लिख रहा हूँ जिसका लास्ट में टोटल बचा है। अगर किसी एसेट्स का टोटल लास्ट में जाके ज़ीरो हो चुका है वो यहाँ पे आप नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो ऊपर जो आपने वो बनाए थे क्या कहते हैं, जितने भी ऊपर एसेट्स के आपने आइटम्स लिखे थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। अब यहाँ पे और क्या लिखना है, लास्ट में इनके कितना कितना बैलेंस बचा है वो सारा अमाउंट अब हमें लिखना है। जैसे कैश का बचा है 86,000, तो हमने कैश के आगे क्या लिखना है अब, 86,000 रुपीज़। फिर हमने देखा स्टॉक हमारा यहाँ पे है तीसरे नंबर पे। एक मिनट, जैसे हमारे यहाँ पे है क्या, स्टॉक। अब स्टॉक हमारा थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टॉक कितने का है हमारे पास, 2,000 रुपये का। तो यहाँ पे अब मैं स्टॉक के सामने कितने लिख दूंगा, 2,000 रुपीज़। फिर मैं देखूंगा डेटर्स है लास्ट 5,000 रुपीज़। फिर मैं एसेट में डेटर लिख दूंगा 5,000 रुपीज़। लास्ट मेरे पास क्या बच गया, फर्नीचर का लास्ट वाला टोटल कितना है, 10,000 रुपीज़। तो मैं फर्नीचर के आगे क्या लिख दूंगा, 10,000 रुपीज़। मेरी इतनी एसेट्स थी, मैंने सारी एसेट्स के कॉलम में डाल दी। अब बारी आती है लायबिलिटीज़ में अगर मैं यहाँ ध्यान दूँ तो लायबिलिटीज़ में मेरे पास कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर। कितना है लास्ट में उसका अमाउंट, 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, क्रेडिटर, और अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज़। और कोई लायबिलिटी है नहीं। लास्ट में क्या बचा, कैपिटल का लास्ट में अमाउंट कितना है, 97,000। तो अब मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा कैपिटल और 97,000 रुपीज़। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर आपने लायबिलिटीज़ में कैपिटल को क्यों इंक्लूड कर दिया। बेटा देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका भी तो अलग से एक कॉलम बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे लायबिलिटीज़ है तो यहाँ पे कैपिटल का भी एक कॉलम बनना चाहिए ना, क्योंकि लायबिलिटीज़ में आपने कैपिटल को डाल दिया। बेटा सुनो, जब मैं आपको लायबिलिटी की थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था कि बिजनेस जो है वो दो लोगों से उधार लेता है। डेट इज़, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होते हैं बाहर वाले लोग जैसे क्रेडिटर्स ये सब। इंटरनल होते हैं बिजनेस के अंदर के लोग जैसे ऑनर, यानी कि कैपिटल। जो ऑनर बिजनेस को पैसे देता है उधार, डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी और कैपिटल। तो इसने लायबिलिटीज़ के अंदर दोनों लायबिलिटीज़ लिख दी हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी भी लिख दी है और इंटरनल लायबिलिटी भी लिख दी है। ठीक है, और ऐसे ही आपको भी करना है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने जस्ट एसेट्स, जितने एसेट्स के आइटम हमने लिखे थे एसेट्स के कॉलम के सारे आइटम यहाँ पे डाल दिए एसेट्स में, और लायबिलिटीज़ के आइटम्स लायबिलिटीज़ में डाल दिए, क्रेडिटर और कैपिटल। अगर और भी आप आइटम्स बनाते, जैसे यहाँ पे होता मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता या फिर बिल्स पेएबल होता, अगर होता क्वेश्चन में तो वो भी यहाँ पे आ जाता। अब सवाल ये उठता है सर आपने यहाँ पे देखो फर्नीचर पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ा रहे हो तो आपने यहाँ पे कैश के बाद फर्नीचर का कॉलम बनाया है, लेकिन आपने जब यहाँ पे नोट डाउन किया तो आपने कैश के बाद स्टॉक को नोट डाउन किया। देखो मैं भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा अभी डेप्थ में नहीं ले जा सकता बैलेंस शीट के, लेकिन आपके लिए जानना, छोटी सी चीज़ आप जान लो। आप दो एसेट्स को जानते हो ना, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना, वो बहुत कम समय के लिए हमारे पास रहते हैं, वो कैश में हम जल्दी से उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, इन सब लोगों से हम जल्दी से जल्दी पैसा ले लेते हैं। एक होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं बच्चों, जो एक साल के बाद भी हमारे पास रहती हैं, मतलब बिजनेस अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एसेट्स खरीदता है, डेट इज़ कॉल्ड फिक्स एसेट्स। फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब एक साल से ज़्यादा चलते हैं और बिजनेस इनको बेचने के लिए नहीं खरीदता, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खरीदता है। तो यहाँ पे जब भी आप एसेट्स बनाओ तो सीक्वेंस को ध्यान से रखना। अगर आप यहाँ पे करंट एसेट्स का कॉलम, अगर आप स्टार्टिंग से ही करंट एसेट लिख रहे हो तो यहाँ पे ऊपर सारी करंट एसेट ही आनी चाहिए।
करंट एसेट के बाद क्या आएंगी, फिक्स एसेट्स। या तो पहले करंट एसेट लिखो या फिर पहले फिक्स एसेट लिखो, मिक्स नहीं कर सकते कि आप पहले करंट एसेट लिख रहे हो, कैश के बाद आप मशीनरी फिक्स एसेट लिख रहे हो, फिर आप स्टॉक लिख रहे हो करंट एसेट, फिर आप उसके बाद फर्नीचर फिक्स एसेट, ऐसा नहीं कर सकते। पहले करंट बाद में फिक्स्ड, या पहले फिक्स्ड बाद में करंट, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और कैपिटल। अब जैसे यहाँ पे फॉलो किया है वैसे यहाँ फॉलो करेंगे। जैसे आपने करंट लायबिलिटी के ऊपर रखा है, क्रेडिटर क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, जो एक साल के अंदर अंदर हमें चुकानी होती है, पे बैक करनी होती है ना। तो या तो आप पहले करंट लायबिलिटी लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप फिक्स्ड, यहाँ पे कोई वो वाली लायबिलिटी थी नहीं, कौन सी वाली, नॉन करंट लायबिलिटी, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है वो थी नहीं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कोई कॉलम भी नहीं बनाया। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती, जैसे लॉन्ग टर्म बैंक लोन होता, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमें एक साल के बाद देनी होती, तो वो इसके बाद आती, फिर जाके आता कैपिटल। पहले करंट लायबिलिटी जैसे करंट एसेट है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी जैसे नॉन करंट एसेट है, फिर लास्ट में आता कैपिटल। या फिर आप दूसरा मेथड फॉलो करोगे, क्या, इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, या तो सबसे पहले आएगा कैपिटल, फिर आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, और लास्ट में आएगा करंट लायबिलिटी। मतलब आपको हमेशा सीक्वेंस में चलना है, मिक्स नहीं करना है। या तो पहले आप कैपिटल को रखो, फिर नॉन करंट लायबिलिटी को रखो, फिर करंट लायबिलिटी को रखो, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आपने करंट रखा, फिर आपने कैपिटल रखा, फिर नॉन, नहीं, सीक्वेंस में ही चलना है। पहले करंट लायबिलिटी तो करंट ही आएगा फिर सारा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी अगर क्वेश्चन में हुई तो वो आएगी, फिर लास्ट में जाके आएगी कैपिटल। क्लियर है? तो आप सीक्वेंस में ही चलेंगे, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और इसमें अभी मैंने बहुत ज़्यादा आपको ये डिटेल बता दी, बट अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। ये डिटेल्स मैं आपको लास्ट वाले चैप्टर में समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब इसका नाम बैलेंस शीट क्यों पड़ा, सीधी सी बात है, हमारी एसेट्स इक्वल्स टू किसके होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वल होती है। यानी कि ये जो इसका नाम बैलेंस शीट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर हम इसका टोटल देखें तो 97,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 1,03,000 रुपीज़। और अगर आप इसका भी टोटल करते हैं तो इसका भी टोटल 96 एंड 98 एंड 5, इसका भी कितना आ रहा है, 1,03,000 रुपीज़। तो हमारी दोनों साइड जो है वो बैलेंस शीट की क्या है, बैलेंस है। इसको इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, बैलेंस शीट। सर अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट गलत है। अगर ये दोनों साइड आपकी मैच नहीं होती है तो आपकी बैलेंस शीट क्या होती है, गलत। इसको हम बोलते थे बैलेंस शीट। ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बतानी थी, अब इसका सही मौका है बताने का, इसलिए मैंने बता दिया। अब सुनो मैंने ये क्यों बताया। आज जो हम जर्नल का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ ओपनिंग एंट्री, ठीक है, उसमें इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, ओपनिंग एंट्री बेसिकली है क्या, अब आप खुद सोचना। मान लो ये बैलेंस शीट हमने बनाई है 31 मार्च 2020 को, ईयर के एंड में, यानी कि हमारा जो 2020 था वो उसका एंड हो चुका है, तो हमने ये बैलेंस शीट बनाई है ईयर के एंड में। अब 31 मार्च 2020 को अगर हमारा साल ख़त्म होता है तो जो नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है ना। जैसे मंथ ख़त्म होता है ना, 31 जनवरी ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट मंथ कब शुरू हो जाता है बिज़नेस का, 1 फेब को। वैसे ही बिज़नेस का जो ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर, वो अगर 1 अप्रैल से है तो वो ख़त्म होगा 31 मार्च को, और अगर 1 जनवरी से अकाउंट्स लिखना शुरू किया है तो वो ख़त्म होगा 31 दिसंबर को। तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, डेट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर, या फिर असेसमेंट ईयर, या फिर फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं इसको। तो 31 मार्च को हमने 2020 वाला जो ईयर था वो क्लोज कर दिया। क्या ईयर क्लोज करने के बाद क्या पूरा बिजनेस बंद हो सकता है? नहीं, बिजनेस तो चलता रहेगा सर। ये तो आपने ये 2020 क्लोज किया है, नेक्स्ट ईयर जो आपने इस साल क्लोज किया है वो ओपन हो जाएगा। यही तो होता है। जो मैंने आपको अभी उसमें क्या सिखाया लेजर में, जो बैलेंस सीडी होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, वो अगली बार क्या बन जाता है, बैलेंस बीडी, डेट इज ओपनिंग बैलेंस अगले महीने का। तो ऐसे ही बैलेंस शीट भी सेम है। अगर आप ईयर के एंड में जाके अपने बिजनेस के सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को एंड कर देते हो कि भैया इस साल यानी कि 2020 में हमारे पास सिर्फ इतनी ही लायबिलिटी और इतनी ही एसेट्स हैं, तो क्या होता है, अगले साल आप इन एसेट्स और लायबिलिटीज़ को फेंक दोगे? नहीं, अगले साल आप क्या करोगे, सर इसको हम दोबारा से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेकर आएंगे बिजनेस में, ब्रॉड डाउन करेंगे। जो हमने पिछले साल क्लोज किया अगले साल उसको क्या बनाएंगे, ओपन बनाएंगे, यानी ओपनिंग बनाएंगे।
ठीक है, याद रखना। तो बैलेंस शीट पिछले साल की अगर क्लोज हो गई है तो नेक्स्ट ईयर जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस शुरू करते ही हम क्या शुरू करते हैं, अपनी जर्नल। बिजनेस का बेसिक क्या है, जर्नल। तो जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2020, तो हम सबसे पहली जो एंट्री करते हैं डेट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। बिजनेस की जो सबसे पहली एंट्री होती है डेट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री में होता क्या है? ओपनिंग एंट्री का मतलब ये है पिछले साल, जैसे कि 2020, 31 मार्च 2020 अब ये आपके लिए पिछला साल है। पिछले साल जैसे आपने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज कर लिया, अब जब आप नए साल में आए हो तो इन ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को आप क्या, क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को आप क्या बनाओगे, ओपनिंग। ठीक है, इस साल से आप जब शुरुआत करोगे तो कैसे शुरुआत करोगे, आप बोलोगे कि भैया मेरे पास पहले से ही इतनी एसेट्स रखी हुई हैं और इतनी लायबिलिटी और कैपिटल मेरे पास ऑलरेडी है। तो इस एसेट और लायबिलिटी की हमें क्या करनी होती है, एंट्री। डेट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। जो पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल क्या बन गया, ओपनिंग। तो इसलिए यहाँ देखो, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। कह रहे ओपनिंग एंट्री, वाइल पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिट। कह रहे हैं कि जब हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं तो जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं इंडिविजुअली, वेयर एज, और जहां कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर इंडिविजुअली क्रेडिटेड। यानी एसेट्स को सारा डेबिट कर दो और कैपिटल और लायबिलिटी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अगर ये नहीं भी बोलता तब भी यही तो रूल होता है। आपकी एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, एसेट्स जब भी बढ़ती हैं डेबिट ही होती है ना। अगर आपके पास फर्नीचर है तो फर्नीचर होने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एसेट है, और एसेट अगर आपके पास है इट मीन्स वो डेबिट है। क्लियर है? अगर आपके पास से एसेट्स चली जाती है तो एसेट्स कम होती है, तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। बट अभी हमारे पास अगर एसेट्स हैं तो वो हमेशा क्या होंगी, डेबिट। और कैपिटल और लायबिलिटी का भी रूल क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटी जब बढ़ती हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सभी लायबिलिटी को, सभी कैपिटल को आप इंडिविजुअली क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ओपनिंग एंट्री के लिए। इफ़ कैपिटल इज नॉट गिवन, ये आगे आपको मैं समझाऊंगा किसी किसी क्वेश्चन में। यहाँ से ये जो इसने लाइन बोली, कह रहा है इफ़ कैपिटल इज़ नॉट गिवन इट इज़ कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर हमें कैपिटल फाइंड करनी है तो कैपिटल इक्वल्स टू क्या करेंगे, इस एसेट्स में से इस लायबिलिटी को कर देंगे माइनस। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन में ही समझाऊंगा तो क्लियर होगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ओपनिंग एंट्री को पास करना है। अब देखो ओपनिंग एंट्री आती कैसे है, सीधी सी बात, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि डेट इज़ कॉल्ड ओपनिंग, ये ओपनिंग है बिजनेस की। 1 अप्रैल 2019 में पोजीशन ऑफ XYZ कंपनी दिल्ली वॉज एज फॉलोज। कह रहे हैं कि XYZ एक कंपनी है, 1 अप्रैल 2019 को उसकी पोजीशन का मतलब मैंने अभी समझाया था, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। कह रहे हैं कि एक बिजनेस की पोजीशन जो थी 1 अप्रैल 2019 को वो ये थी, यानी कि उनके पास कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लोन ले रखा है उन्होंने, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है और कैपिटल है। आपको क्या करना है, यू हैव टू पास एन ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं वो देखिए। तो ओपनिंग एंट्री के लिए उसने क्या कहा है कि सभी एसेट्स को डेबिट कर दो। तो सभी एसेट में सबसे पहले मेरे पास एसेट है कैश, तो मैं सबसे पहले करूँगा कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी एसेट है मेरे पास बैंक, फिर मैं करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट। तीसरी एसेट है मेरे पास डेटर्स, फिर मैं करूँगा डेटर्स अकाउंट डेबिट। फिर है फर्नीचर। जितनी भी एसेट्स हैं क्लोजिंग एसेट्स, मैं उनको ओपनिंग मतलब ओपन कर रहा हूँ और उन सबकी क्या कर रहा हूँ, एंड जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, डेट इज़ कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। फर्नीचर के बाद है मेरे पास मशीनरी अकाउंट, अकाउंट वर्ड लिखना ना भूले बच्चों। मशीनरी के बाद है मेरे पास बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब अगर मैं ध्यान दूं तो इसके बाद मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं है, वो सारी लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि एसेट्स को तो डेबिट करना है लेकिन लायबिलिटी और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे अब उन्हें क्रेडिट करूँगा टू लोन अकाउंट। लोन के बाद है मेरे पास क्रेडिटर, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स के बाद है बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल।
बिल्स पेबल अकाउंट। फिर उसके बाद है क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और लास्ट में जाके है टू कैपिटल। तो उसके कहने पे जैसे कहा गया था थ्योरी में, हमने वही किया है। तो हमने सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया है, लायबिलिटी और कैपिटल को क्या कर दिया है, क्रेडिट। यही थी हमारी ओपनिंग एंट्री, और कुछ नहीं था। कोई भी ओपनिंग एंट्री आएगी आपको हमेशा स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिख जाएगा लिखा हुआ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स। आप समझ जाओगे कि ये डेट और ये एंट्रीज है, ये ओपनिंग एंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी सेल एंड परचेज नहीं है किसी भी चीज़ का। तो बस ये अमाउंट लिख देंगे आप, दोनों साइड हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल, दैट इज़ कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो बच्चों देखो सारे के सारे अमाउंट्स लिख दिए गए हैं। अब ये दोनों साइड का अगर आप टोटल करोगे तो एसेट साइड भी हमारी 5 लाख है और कैपिटल और लायबिलिटी साइड भी हमारी 5 लाख है। इन दोनों साइड का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी साइड्स इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत है, याद रखना। डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये हमने की है ओपनिंग एंट्री। अच्छा, मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। ओपनिंग एंट्री फॉर्मेट में ही करनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। बिना उसके ये पूरा काट दिया जाएगा, कोई यूज़ नहीं है बिना फॉर्मेट के, इसमें एक नंबर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और बीइंग क्या लिखना है, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, बस। अब इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में आपको कई बार क्वेश्चन कैसे आता है ओपनिंग एंट्री का, आपको पूरी बैलेंस शीट बनी हुई आ जाती है, तो बच्चे कुछ इस बैलेंस शीट को देख के घबरा जाते हैं, ये क्या आ गया। बैलेंस शीट करवाने का मकसद ही यही था, ओपनिंग एंट्री समझाना। अगर आपको बैलेंस शीट आ गई है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। बैलेंस शीट बना के दे दी, लास्ट में क्या कह दिया, पास ओपनिंग एंट्री, बस। अब ओपनिंग एंट्री पास करनी है, आपको समझ होनी चाहिए कि अभी सर ने बताया था ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दो और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं सबको क्रेडिट कर दो, है ना। और आपको सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ दे ही रखी हैं। चलिए, तो बच्चों देखो यहाँ पे ओपनिंग एंट्री सारी की सारी जो एसेट्स थी, मैंने सारी की सारी एसेट्स यहाँ पे डेबिट कर दी, और जो लायबिलिटी और कैपिटल था वो भी यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया। अब दोनों साइड का आप टोटल देखेंगे तो 60,000 60,000, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना था। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। हाँ, इसमें अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो लास्ट थ्योरी लिखा था, उसमें ये कहा था कि अगर किसी ओपनिंग एंट्री में कैपिटल आपको गिवन नहीं दे रखी तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करेंगे और कैपिटल को फाइंड करेंगे। वो क्या चीज़ है, वो क्वेश्चन में देखिए आप। क्वेश्चन में कह रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग, आपको एसेट्स दे रखी हैं और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स दे रखा है, लोन दे रखा है, ठीक है। आपको सेम वही आपको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो पहले मैं सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर आप डिफरेंस बताना। तो बच्चों देखो मैंने सारी एसेट्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज़ को मैंने क्रेडिट कर दिया। अगर आप अब ध्यान दो, पहली बात तो कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान दो तो ये डेबिट साइड का टोटल देखो ये 50,000 है, और आप क्रेडिट साइड का टोटल देखो ये है 35,000। और मैंने क्या कहा था कि जर्नल अगर आप पास करते हो तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जर्नल एंट्री जो होती है वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास क्रेडिट में कैपिटल नहीं है, तो अब हमें कैपिटल निकालने के लिए फॉलो करना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन को। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल्स टू में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करूँगा, यानी कि ये है मेरी एसेट्स जो डेबिट हो रखी हैं, डेट इज़ 50,000, उसमें से मैंने अपनी लायबिलिटीज़ को माइनस किया, डेट इज़ 35,000। तो 50,000 माइनस 35,000, कैपिटल कितनी आ गई बच्चों आपकी 15,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, डेट इज़ 15,000 रुपीज़। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड हमारी कम होगी तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा वो हम कैपिटल में डाल देंगे। ये एक लॉजिक है, ठीक है। अगर यहाँ पे कभी भी आप ओपनिंग एंट्री पास कर रहे हो और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो रही है तो आप डिफरेंस कहाँ डालोगे, कैपिटल में। और अभी कुछ बच्चे और खुराफाती हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा सर मान लो क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है, फिर आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे। पहली बात तो 11th क्लास में इतने बड़े बड़े केसेस आते नहीं हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा दिमाग आपको दे देता हूँ। कैपिटल नहीं होगा तो बेटा फिर डाल देना क्रेडिटर्स में। सर अगर क्रेडिटर्स ने दे रखे होंगे तो फिर डाल देना लोन में। सर अगर लोन दे रखा हो तो क्वेश्चन गलत है बेटा, टीचर को नीचे नमस्ते लिख देना, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, या तो वैसे तो हमेशा कैपिटल मिसिंग होता है तो कैपिटल ही आएगा, और अगर कैपिटल दे रखा है तो क्रेडिटर्स मिसिंग हो तो क्रेडिटर्स में डाल देना। अगर क्रेडिटर्स भी मिसिंग है तो कुछ भी अपनी तरफ से कोई लायबिलिटी डाल देना यार, कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। लोन वगैरह, बिल्स पेबल कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बात थी क्रेडिट साइड कम होने की, हमने डिफरेंस कहाँ डाल दिया, कैपिटल में, ठीक है, 15,000 रुपये। अब बात आती है, कुछ बच्चे यहाँ दिमाग लगा रहे हैं कि सर अगर मान लो लायबिलिटी क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड कम होती तो क्या होता। बेटा अगर डेबिट साइड कम होती तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ एक चीज़ में आता है, डेट इज़ कॉल्ड गुडविल। यहाँ पे अगर हमारी मान लो डेबिट साइड कम होती तो यहाँ पे हम करते डिफरेंस हमेशा कौन से अकाउंट में जाता, डेट इज़ गुडविल अकाउंट में जाता, फिर गुडविल अकाउंट हो जाता हमारा डेबिट, जो भी अमाउंट हमारे पास आता। सर ये गुडविल अकाउंट क्या होता है, 12th में समझना, अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है, आपको मैंने इतना ही समझाया उतना ही समझना है, ठीक है ना। गुडविल क्या है हमारे लिए, इंटेंज हमारा नाम सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, तो हम गुडविल में डाल देते हैं डिफरेंस। मान लो अगर ये वाली साइड 50,000 होती और ये वाली साइड 35,000 होती तो 15,000 का जो डिफरेंस जाता वो हो जाता गुडविल अकाउंट में, बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग अब नहीं लगाना। ओपनिंग एंट्री हमारी हो चुकी है समाप्त, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था। आप जब बुक में ओपनिंग एंट्री के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इतना ही डिफरेंस पता चलेगा। अच्छा कुछ बच्चे ये तो कंफ्यूज नहीं होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, पता है ना भाई, करंट एसेट्स है, एसेट्स होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, बहुत बार समझाया है। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जब आप बुक के क्वेश्चन देखेंगे आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, डेटर की जगह डेटर्स के नाम दे रखे होंगे, डेटर्स के नाम जैसे राम श्याम मोहन वोहन, डेटर्स के नाम। ऐसे ही आपको कई बार क्रेडिटर्स की जगह ना लिख के क्रेडिटर्स के नाम दे रखे होंगे, अमन रमन ये सब। तो जो नाम दे रखे हैं तो यहाँ पे आपको टू अमन टू रमन क्रेडिटर्स के नाम ही लिखने हैं और डेटर्स की जगह डेटर्स के नाम ही लिखने हैं। क्लियर है, तो आपका ये अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं बात करूँगा एक दो पॉइंट वो जो किससे रिलेटेड है, जीएसटी की जर्नल एंट्री से अलग से मैंने निकाले हैं। वो जर्नल एंट्री है कौन सी वाली, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा सर ये जीएसटी इंक्लूड वाली जर्नल एंट्री क्या है, समझ नहीं आया, उन्हें अमाउंट नहीं निकालना आ रहा, तो मैं आपको वो समझाऊंगा। अब सिर्फ 2 पॉइंट है वो, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों, कुछ जर्नल एंट्रीज आई हैं जिसमें ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और बच्चे यहाँ पे अमाउंट गलत निकाल रहे हैं। कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹10,500 इंक्लूडिंग CGST SGST, मतलब 10,500 का गुड्स खरीदा है जिसमें इंक्लूड है GST 2.5%। अब यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज है कि सर GST इंक्लूड है, तो कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, 10,500 का 2.5% निकाल रहे हैं, गलत है। इंक्लूडिंग का मतलब ये है कि ये जो 10,500 का अमाउंट है इसके अंदर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी है और प्लस GST भी है, हमारी परचेज भी है और हमारा GST भी है इसी के अंदर 10,500 के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि GST कितना है और उसमें हमारा परचेज का जो अमाउंट है वो कितना है, तो दोनों में कितना कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है यार, सुनो। अब यहाँ देखो, ये जो 10,500 है, अगर मैं इसे आपको समझाऊं तो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, यानी कि इस अमाउंट के अंदर 100% तो हमारी परचेज है, मतलब परचेज का अमाउंट इसके अंदर 100% हमारा परचेज का अमाउंट है जो गुड्स हम खरीद रहे हैं, प्लस हम क्या दे रहे हैं साथ में GST। अब इसके अंदर GST भी है, GST कितना परसेंट है, 2.5% ईच, यानी कि 2.5% CGST और 2.5% SGST, यानी दोनों का मिलाकर कितना हुआ बच्चों, 5%, यानी कि 100% इसके अंदर हमारी परचेज है और 5% इसके अंदर हमारा GST है, यानी कि ये जो टोटल अमाउंट है 100 + 5%, ये टोटल अमाउंट कितना है, ये है 105%। जो 10,500 रुपये हैं ये 105% अमाउंट है। 105% कैसे हुआ, 100% तो इसके अंदर हमारा परचेज का पैसा छुपा हुआ है और 5% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो है GST, तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 105%। अब सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, अब हमें ये पता होना चाहिए कि भैया 100% का अमाउंट कितना है इसके अंदर और 5% का अमाउंट कितना है इसके अंदर, तभी तो हमें पता पड़ेगा ना कि परचेज 10,500 में से परचेज कितने की है और GST कितने का है। तो सीधी सी बात है, हम 100% वाला अमाउंट फाइंड करते हैं। मैथ्स का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी अमाउंट का 100% निकालना है, मैथ्स का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी अमाउंट का 100% फाइंड करना होता है तो आप उसकी परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर दो। उसकी परसेंटेज मतलब ये 10,500 कितना परसेंट है, ये 10,500 है 105%। ये 10,500 कितना परसेंट है बच्चों,
105, 105%। तो मैथ्स का रूल ये कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का 100% निकालना है तो आप उसके परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब ये 10,500 रुपये 105% है, मुझे चाहिए 100%, तो मैं इंटू करूँगा 100 अपॉन में 105। मैंने 105% जो इसका परसेंटेज था वो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। 105% को आप कैसे लिख सकते हो, 105/100, ये ऐसे तो लिखते हैं ना परसेंटेज। मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 100/105 कर दिया। तो मैथ्स में किसी भी चीज़ का अगर आपको 100% निकालना है तो उसके परसेंटेज को क्या कर दो, रेसिप्रोकल, चाहे कोई भी चीज़ हो। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ठीक है। तो अब इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास 100% अमाउंट आ जाएगा, डेट इज़ ₹10,000। लो जी, यानी कि हमने परचेज का अमाउंट निकाल लिया। परचेज का अमाउंट जो आया है वो आया है 10,000 रुपये। अब आप खुद बताओ, आप जो गुड्स खरीदने गए हो 10,500 के, उसमें से अगर 10,000 रुपये परचेज है तो हमारे पास 500 रुपये क्या होगा, जीएसटी। निकल गया ना, इंक्लूडिंग वाला अमाउंट। बस रेसिप्रोकल कर दो। अगर ये 20% होता तो 100/120 आ जाता, ठीक है ना, इसकी वजह से। अब इसकी अगर जर्नल एंट्री करनी हो तो जर्नल एंट्री तो सिंपल है बच्चों, परचेजेस की एंट्री तो करनी है। जैसे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और क्या कहते हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये डेबिट अकाउंट डेबिट टू। हम मोहन है, कैश नहीं है तो यहाँ पे क्रेडिटर बन जाएगा मोहन हमारा, टू मोहन। तो 10,000 गया परचेजेज में, 250 CGST, 250 SGST, टोटल 10,500 का हमारा क्रेडिटर। ये था इंक्लूडिंग वाला। अब यहाँ देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राम। राम को कैश में हमने गुड्स सोल्ड किए हैं 11,200 रुपये के, इंक्लूडिंग। अब इस 11,200 रुपये के अंदर इंक्लूड है IGST 12%। लो जी, 11,200 रुपये के अंदर हमारा 100% सेल्स भी है और 12% IGST भी है। तो अगर हम इन दोनों अमाउंट को टोटल करें तो ये वाला जो अमाउंट है ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 112%। यानी कि 11,200 रुपये जो है वो टोटल 112% है। कैसे, 100% सेल है और 12% GST। अब हमें पता लगाना है 100% वाला अमाउंट। तो मैंने क्या सिखाया बच्चों, रेसिप्रोकल कर दो। तो 11,200 इंटू में 100/112 हमने रेसिप्रोकल कर दिया, सिंपल। 100% अमाउंट आ गया 10,000 रुपये। तो सेल्स का अमाउंट हमने निकाल लिया 10,000, तो बाकी जो बचा हुआ है वो 12% है, यानी कि 1,200। समझ आती है बात। तो रेसिप्रोकल करना है, इंक्लूडिंग वाला अमाउंट अपने आप आ जाएगा। और इसका आपको जर्नल एंट्री पता ही है, तो एंट्री मैंने कर दी है। कैश अकाउंट डेबिट 11,200, टू सेल्स कितने की है, 10,000 की है, और टू आउटपुट IGST कितने का है, 1,200 का। ये जर्नल एंट्री आप बहुत बार कर चुके हो, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान किस पे देना था, इंक्लूडिंग वाला अमाउंट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। तो मैं कुछ अब जर्नल एंट्रीज आपको शो करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे करनी है वो जर्नल एंट्री। बुक की ही है, फिर उसके बाद आपका सब कुछ जो है ये पैकअप कर देना, जर्नल लेजर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा GST में जर्नल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं अभी आपको ही करने के लिए दिया, मैंने ये होमवर्क में ही दिया है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें जो इसमें शायद आपको टफ लग रही होंगी। आपने किया होगा शायद, कुछ बच्चों से हुआ नहीं। जैसे सबसे पहले तो आपने ये पढ़ना है कि भैया हमारा बिज़नेस कहाँ का है, दिल्ली का बिज़नेस है। यानी कि अगर आप दिल्ली टू दिल्ली बिज़नेस करो तो CGST SGST, दिल्ली से बाहर अगर आप UP हरियाणा कहीं भी चले जाओ आपको IGST देना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेट, है ना। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री देखो, बाकी सिंपल है। रिसीव्ड अ चेक 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा था आफ्टर बैंकिंग आवर्स। आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब ये होता है कि बैंक आपका बंद हो चुका है, ठीक है, बैंक बंद हो चुका है। 7-8 बजे आपको मोहन ने, यानी शाम के टाइम जब बैंक बंद हो गया तो मोहन ने आपको क्या दिया, चेक दे दिया। बैंकिंग आवर्स के बाद अगर आपको चेक मिल रहा है, क्या आप सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो ये एंट्री है चेक इन हैंड की, ये ध्यान रखें। क्लियर है। अब उसके बाद कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ 10,000 प्लस IGST 12% एंड सोल्ड देम टू अरुण शिमला HP इतना। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों बढ़ाया,
देखो परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण फॉर चंडीगढ़ IGST, ये तो परचेज की एंट्री है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब परचेज के बाद इसमें दूसरी एंट्री है सेल की। इस एंट्री का, परचेज की एंट्री का सेल से कुछ लेना देना नहीं है, ये याद रखना। आप वरुण से परचेज कर रहे हो और अरुण को सेल कर रहे हो, बिजनेस में सेल और परचेज चलता है, और सेल और परचेज की एंट्री हम हमेशा अलग अलग ही करते हैं। तो इसमें भी पहले आप परचेज की करेंगे, बाद में आप सेल की करेंगे। ये दो एंट्री को एक ही एंट्री में दे दिया है। कह रहा है कि हमने वरुण से खरीदा चंडीगढ़, पहली बात तो कहीं नहीं लिखा कैश में खरीदा है, तो ये वरुण से हमने उधार खरीदा है, तो आप ये इजीली निकाल लेंगे। 12% 10,000 का 1,200 रुपये IGST आ गया। इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें प्लस लिखा है कि अभी हमें जोड़ना है। बट नेक्स्ट पढ़ना, सोल्ड देम, अरुण को बेचा है, ये भी उधार बेचा है, कैश नहीं लिखा है। हिमाचल प्रदेश का वो है बंदा, 22,400 इंक्लूडिंग IGST 12%। बताओ इसमें 22,400 में GST इंक्लूड है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये अमाउंट हो गया हमारा 112%। अब आपको 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेसिप्रोकल 100/112। तो 100% अमाउंट जो आप निकालोगे वो आएगा 20,000, तो 2,400 रुपये इसमें बन जाएगा क्या हमारा GST। आप करके देख लेना। तो ये इंक्लूडिंग वाला ही था। अब ये है अरुण रिटर्न गुड्स इंक्लूडिंग, ये सारी चीज़ें ये इंक्लूडिंग वाला है, ये इंक्लूडिंग IGST, तो ये मैं समझा चुका हूँ, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाली जो एंट्री है ये मैंने क्यों टिक की है, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न के साथ साथ आपको परचेज रिटर्न भी दे रखा है। एक ही एंट्री के अंदर दो एंट्रीज, सेल रिटर्न के साथ साथ क्या दे रखा है आपको, परचेजेस रिटर्न। तो आप ये वाली एंट्रीज मुझे करके, भैया ये क्वेश्चन तो मैं सबका चेक करने वाला हूँ, मुझे सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन करते ही सेंड कर देना, मैं चेक करूँगा कि एंट्रीज आपने की कैसे हैं, कैसे दिमाग लगा रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड पर्सनल कार, ये मैंने क्यों लिया ये वाली एंट्री, पर्सनल कार का मतलब ये होता है आप अपनी पर्सनल, देखो हमारे किसी भी पर्सनल चीज़ से बिज़नेस को कुछ लेना देना होता नहीं है। बिज़नेस ने कहा है भैया आप अपनी पर्सनल कार बेचो चाहे अपना घर बेचो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप उस पैसे का क्या कर रहे हो, आपने वो पैसा अपने बिज़नेस को दे दिया। फर्म का मतलब बिज़नेस ही है, ठीक है। किसको दे दिया, अपने बिज़नेस को दे दिया। तो बिज़नेस को आप पैसे देते हो, डेट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो ये 1,00,000 रुपये क्या है, एडिशनल कैपिटल। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डेट इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की गई। अब ये वाली एंट्री क्यों ली है मैंने, ये वाली एंट्री है आपकी कौन सी, लॉस बाय फायर वाली। लॉस बाय फायर के अंदर आपने जब आप एंट्री करते हो लॉस, मैं करके दिखा देता हूँ ये वाली एंट्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1,00,000 के कॉस्टिंग थी गुड्स की, वो जल चुके हैं, और कह रहा है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी में एडमिटेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ कितने रुपए दे रही है, 75,000 दे रही है। कह रहे ये जो गुड्स थे हमने दिल्ली में ही परचेज किए थे, जिसके ऊपर CGST और SGST भी हमने दिया था 6%, यानी 1,00,000 के ऊपर हमें क्या लगाना है, 6%। अब कुछ बच्चे कह रहे सर इसमें इंक्लूड नहीं है क्या GST, वर्ड देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब कीमत, कीमत में अभी GST इंक्लूड नहीं होता, अगर इंक्लूड होता तो वो लिखते हैं इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो इसका मतलब अभी 1,00,000 में GST इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करोगे, सबसे पहले एंट्री हम क्या करते थे, देखो यहाँ पे लॉस की एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,12,000, किस चीज़ के, हमारा जो गुड्स खत्म हुआ है परचेजेस को मैंने क्या कहा था, गुड्स को खरीदने के बाद, परचेजेस वैसे एक्सपेंस होता है लेकिन खरीदने के बाद हम परचेजेस को क्या मानते हैं, एसेट्स। तो हमारी एसेट्स जल चुकी है, ख़राब हो गई है, हमने अपनी एसेट्स को ख़त्म कर दिया। अब एक बात बताओ, आपने जो एसेट खरीदी थी, परचेज़ की थी, वो जल गई, अगर वो जली है तो साथ ही साथ उसका GST भी तो कैंसिल होगा, वो भी तो ख़त्म होगा भाई, क्योंकि जो गुड्स जला है वो 1,00,000 का नहीं जला है, आपने वो गुड्स जो मार्केट में ख़रीदा था वो 1,00,000 प्लस GST के साथ खरीदा था। तो जो नुकसान हुआ है खुद सोच के देखो ना, नुकसान हुआ है क्या खाली गुड्स का हुआ है, 1,00,000 का हुआ है, नहीं, साथ ही साथ आपका जो टैक्स आपने भरा था वो भी ख़त्म हो गया। तो आपका जो गुड्स है वो 1,00,000 का नहीं, साथ ही साथ उसका टैक्स भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्सल एंट्री बोलते हैं, और मैंने रिवर्सल एंट्री आपको पीछे सिखाई है। आपने पहले जब गुड्स खरीदा होगा तो आपने GST को क्या किया होगा बच्चों, डेबिट। अब वो गुड्स जल गया तो गुड्स तो आप खत्म कर ही रहे हो, साथ ही साथ क्या खत्म करोगे, उसका टैक्स, और टैक्स का नेम सेम आएगा, इनपुट। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने GST भी कैंसिल कर दिया उसका, जो गुड्स जले थे। अब इंश्योरेंस क्लेम वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो आपको 75,000 रुपये पे करेंगे, एक्सेप्टेड एंड एडमिटेड एक ही बात है। तो यानी कि जब ये वर्ड लिखा हुआ आता है एडमिटेड द क्लेम, इसका मतलब ये होता है कि गुड्स हमारा फुल्ली इंश्योर्ड था, पूरा का पूरा इंश्योर्ड था। तो हमने सेकंड एंट्री क्या की, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ पहले जाके अपने बेसिक्स को क्लियर करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस क्लेम वाले हमारे लिए एक तरह से डेटर बन जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना होता है, तो हम अपनी एसेट को बढ़ा देते हैं।
और ये जो नुकसान हुआ है वो इस इंश्योरेंस की वजह से क्या हो जाता है, कवर अप हो जाता है। तो हम इस एक्सपेंस को यानी नुकसान को ख़त्म कर देते हैं, लॉस बाय फायर को कैंसिल कर दिया। हमने कहा भैया एंट्री लॉस तो कर ली, दर्ज हो गया मामला, आग लग चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि भैया ये मामला रफा दफा कैसे करें, हमने अपनी बुक्स को पढ़ा, हमने कहा भैया इंश्योरेंस क्लेम है तो ये नुकसान कवर हो गया। अब जब इंश्योरेंस कंपनी वालों की बारी आई पैसे देने की, उन्होंने देखा मार्केट में तो इस गुड्स की वैल्यू 75,000 है, उन्होंने कहा जी हम आपको सिर्फ 1,12,000 के गुड्स के बदले में सिर्फ 75,000 रुपये ही दे सकते हैं। हमने कहा बाकी का पैसा डूब गया, डूब गया, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो पैसा मिला, एसेट्स बढ़ा, पैसा डूब गया, नुकसान बढ़ा। और ये जो डेटर हुआ करते थे इंश्योरेंस कंपनी वाले, पैसा देने के बाद हमें इनसे कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ आती है बात। तो ये एंट्री थी लॉस बाय फायर विद जीएसटी की, ठीक है। और इसके अंदर इस क्वेश्चन में और कुछ टफ नहीं है, आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है और मुझे ये क्वेश्चन सेंड करना है, मैं सबका चेक करूँगा, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।